Good morning, everyone. Now, in our polity series, we will study the next important topic, that is federal system. So, the modern political government or system can be classified into two types: unitary government and the federal government. What is federal government? Federal government is the one in which powers are divided between the center government and the state government, whereas the unity government is the one in which there is a concentration of power in the union government and there is no regional government. The word federation is taken from the Latin word foedus, which mean agreement or treaty. So the federalism is a system of government in which power have been divided between the center and its constituent parts such as the state or provinces. It is an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at the center or national level, second at the regional or the provincial level. So how the federation can be classified? There are two kind of federation. One is holding together federation, second is coming together federation. Coming together federation means which are formed by the integration, and holding together federation, the federation which is formed by the way of disintegration. Coming together federation, in this type of federation, independent state come together to form a larger. For example, militarily weak or जो state economically backward state है, they come together and they form a larger unit. USA is one example. USA is the oldest and the largest federal country in the world. और यहाँ पे भी फेडरेशन की बात आती है तो USA की ही जो है मेंशन किया जाता है. USA के बाद फिर कनाडा आया. और जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन होल एंटिटी. यहाँ पे एक यूनियन होता है, उसको जो है हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं. जैसे ये एग्जांपल है, कनाडा है, इंडिया है एंड स्पेन, बेल्जियम. दीज आर द काइंड ऑफ फेडरेशन. और इंडिया के अंदर जो हमने फेडरलिज्म है वो अडॉप्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेकर ने, उनके जो है दो रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया. वन इज लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, सॉरी, एंड सेकंड सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी. इसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्री थी और उसको सेंटर में बैठ के चलाना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए हमने डिफरेंट जो है वो प्रोविंसेस, स्टेट्स क्रिएट करी गई उनको. फिर स्टेट्स को भी आगे फर्दर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने जो है पंचायती राज, म्यूनिसिपल सिस्टम ये सब इस्टेब्लिश किया, सो दैट एफिशिएंट गवर्नेंस हो और अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स जो है वो काम हो. और सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारी इंडिया जो है बहुत है बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, इसलिए जो है इसका डिस्टिंक्ट कल्चर है, ट्रेडिशंस है, और उसको इतना फिजिबल नहीं था कि सेंटर में बैठ के जो है उसको चलाया जा सके. इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने हमारा फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया. इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम बट विद मोर टिल्ट टुवर्ड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और आगे अभी हम पढ़ेंगे कि ऑल्दो इंडिया इज ए फेडरल पॉलिटी, लेकिन हमने इसके अंदर बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी, व्हाट आर द फीचर ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट, और देखेंगे इंडिया के अंदर जो है वो फेडरल फीचर कौन से हैं और यूनिटरी फीचर कौन से हैं, और इज इट इंडिया ट्रूली फेडरल पॉलिटी, ये सब हम अभी देखेंगे. इट इज समटाइम कंसिडर ए क्वासी फेडरल सिस्टम एज इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ फेडरल एंड द यूनिटरी सिस्टम. As we already studied in first lecture, Article 1 of the Indian Constitution, which itself states that India, that is Bharat, shall be union of state. The word federation has been nowhere used. ये इसीलिए किया गया था कि Indian Federation जो है वो unlike American Constitution is formed as a result of disintegration, not by the integration. इसी वजह से जो है the word federation has not been used. और हमारा जो फेडरलिज्म इंडिया के अंदर है, हमारा जो है वो कनाडा का जो मॉडल है उसकी बेसिस पे हमने इसको बनाया गया है. जैसे हमारा इन इट्स फॉर्मेशन, हमारी जो फॉर्मेशन है इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन. जैसे कनाडा के अंदर बना है, हमने वर्ड जो है यूनियन यूज़ किया है, नॉट द वर्ड फेडरेशन.
एंड हमारी जो है वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, जैसे बहुत सारे अभी आगे फीचर पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इस तरह जो है हमारे अंदर जो है यूनिटरी फीचर भी मिलते हैं। एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म, अगर हम बात करें इंडिया की हिस्ट्री में जाके पीछे, तो फेडरलिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? वैसे तो पूरे फीचर्स जो है हमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन जो स्टार्ट है वो कहाँ से हो जाता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसने जो है सेंटर और प्रोविनिकल लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश किए, दो पार्ट में डिवाइड किया, और बाई कैमरलिज्म भी जो है इंट्रोड्यूस किया था सेंटर के ऊपर। सो व्हाट आर द फीचर ऑफ द फेडरल पॉलिटी? फेडरल पॉलिटी के अंदर फीचर ये वाले, दीज आर द फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी। और दो फीचर और है, यू कैन राइट डाउन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक और है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है फीचर्स ऑफ द फेडरल पॉलिटी है। ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी, वहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रोविनिकल गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स जो होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, लाइक डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी, कम्युनिकेशन, उसको देखता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ऐसी सारी चीज़ें जो है वो देखती है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, उसके अंदर सब्जेक्ट्स जो है वो मेंशन करे गए। 7th शेड्यूल हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल है, उसके अंदर जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर हमने डिवीजन जो है वो करी हुई है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, लाइक डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो फेडरलिज्म से रिलेटेड है, उसको उन्होंने अमेंडमेंट जो है उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट जो है उसके अंदर डाला था। एज वी ऑलरेडी कवर्ड इन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है वो किया है। और उसके लिए जो है रिजिड प्रोविजन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ डाले थे, लेकिन जो फेडरल फीचर है उसके लिए जो है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, हमारी जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो एडेड करी गई है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है बिहेवियर वो डिस्कस नहीं कर सकते हो, उनका ये सब। और फिर है ड्यूअल सिटीजनशिप, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के अंदर हमने जो है सिंगल सिटीजनशिप वाला जो प्रोविजन ऐड किया। दीज आर द फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी। और इंडिया के अंदर क्या क्या फेडरल फीचर है? ये सारे फेडरल फीचर है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो सिंगल सिटीजनशिप वाला जो है फीचर है। बाकी सारे फीचर ये वाला ड्यूअल पॉलिटी है, डिवीजन ऑफ पावर है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरलिज्म है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया। बाई कैमरलिज्म है, लोकसभा है, राज्यसभा है। दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिटी। यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने सारे फीचर अडॉप्ट किया, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं हमने अडॉप्ट किया। देन कम्स द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने देखा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल फीचर्स कौन से हैं, और अब हम देखते हैं यूनिटरी फीचर। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अभी देखा था रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे अंदर, फ्लेक्सिबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा प्रोविजन जो है उसको हम जो है सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है वो अमेंड कर सकते हैं, एज वी ऑलरेडी कवर्ड इन अमेंडमेंट वाले चैप्टर में देखा है हमने। बाय सिंपल मेजॉरिटी, जैसे स्टेट जो है कार्व आउट करनी है, किसी स्टेट का एरिया चेंज करना है, तो वो हम आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 1 में जो है चेंज कर सकते हैं। इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको कन्वर्ट करके जो है यूटी में किया था, और बहुत कहते हैं कि स्टेट्स की जो है कंकरेंस नहीं ली थी, तो वो एक फेडरल चैलेंज भी जो है वो हम कह सकते हैं। उसकी वजह से डोमिनोज इफेक्ट हो रहा है कि बहुत सारी स्टेट्स जो है वो कह रही है भी हम, और बूडोलैंड है, कार्बी एंगलोंग है, ऑलरेडी भी कवर्ड, उसमें जो है ये एक फेडरल चैलेंज है इंडिया के लिए, रीजनलिज्म है। दूसरी स्टेट्स जो है, एक तेलंगाना बनी उसके बाद बहुत डिमांड जो है स्टेट से उठ के आ रही है कि बहुत सारी स्टेट जो है वो क्रिएट करने की डिमांड है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन मोर पावर वेस्ट विद द सेंटर। एज वी हैड ऑलरेडी सीन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एज क्रिएटेड 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द यूनियन लिस्ट और स्टेट वाले, स्टेट के अंदर कंकरेंट वाले दोनों जो है देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द स्टेट लॉ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है वही प्रीवेल करता है। रेजिड्यूअल पार्ट है वो भी सेंटर के अंदर जो है वो वेस्टेड जो है करी है, इसलिए जो है ज़्यादा पार इवन कुछ हम आगे देखेंगे कि कुछ स्टेट लिस्ट के अंदर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इज ऑथराइज टू मेक लॉ इन एमरजेंसी कंडीशंस। सो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा। अमेरिका के अंदर तो हर एक स्टेट की जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, देखो राज्यसभा जो है हमारा हाउस ऑफ द एल्डर्स, वो जो स्टेट के इंटरेस्ट है उसको जो है रिप्रेजेंट जो है करता है। Representation of the state in the upper house is based on the state population. For example, Uttar Pradesh has 31 seat and Goa 1 in the Rajya Sabha. In an ideal federal system, all states should have equal representation. Executive is a part of the legislature. Division of powers नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होता है कि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। लोकसभा जैसे मनी बिल जो है वो हम इसके अंदर लोकसभा इंट्रोड्यूस करते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो भी लोकसभा के अंदर जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लोकसभा की जो पावर्स है वो राज्यसभा से ज़्यादा है। और एमरजेंसी पावर दी है, 3 तरह की एमरजेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब इमरजेंसी इम्पोज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल। स्टेट जो होती है वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर चली जाती है, इसलिए जो है वो फेडरलिज्म वाला जो फीचर है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एमरजेंसी पावर्स है, जब देश के अंदर कुछ वॉर है या कोई क्रेडिट थ्रेट है तो उस टाइम के अंदर जो है वो यूनिटरी फॉर्म में आ जाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हमारे इंडिया के अंदर जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जैसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो इस तरह हमारा। लेकिन यूएसए के अंदर जो है ऐसा नहीं है, उसके अंदर जो फेडरल लॉ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, जो स्टेट के लॉ है उनकी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स जो है वो देखती है। इंडिया के अंदर अगर हाई कोर्ट से नहीं मैटर हो रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है वो चला जाता है। तो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे हमने सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट लिया है। और गवर्नर अपॉइंटमेंट, देखो ऑल्दो गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करती है। ही आल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। गवर्नर का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मिसयूज भी किया गया है। रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो आती है वो दूसरी पार्टी के गवर्नर्स को जो है वो हटा देती है। और इंडिया के अंदर हमने ये वाला प्रोविजन जो है वो कनाडा से जो है उसको बोरो करा है। न्यू स्टेट फॉर्मेशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस, आर्टिकल 3 के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो है कोई भी स्टेट क्रिएट कर सकती है, कार्व आउट कर सकती है, यूटी में कन्वर्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का कंकरेंस बिल्कुल ही चाहिए। हाँ, उसका ओपिनियन प्रेसिडेंट को लेना पड़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर वो चाहते हैं तो वो उनका नहीं मान सकते तो बना सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस, देखो दो ऑल इंडिया सर्विस सच एज IAS, IPS एक्सेट्रा, द सेंटर इंटरफेयर इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। दीज सर्विसेज आल्सो ऑफर यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द नेशन। अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है, इमीडिएट कंट्रोल जो होता है वो स्टेट के पास होता है ऑल इंडिया सर्विस को, और लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पास होता है। और इसीलिए कहते हैं ये ऑल इंडिया सर्विस वाला जो कंसेप्ट ऑल इंडिया सर्विस है, दे आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। ऑडिटिंग मशीनरी हमारा क्या जो वो सेंटर स्टेट दोनों के देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। और कुछ बिल जो है स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है वो गवर्नर को प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है, और कुछ के लिए उसको प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो गया, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी। So these are the unitary feature of the Indian federalism. Now these are the difference between federal government and unity government. In federal government there is a dual government, here is a single government, here is a written constitution. यूनिटरी के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन। कोई अगर कंट्री यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम जो है फॉलो कर रही है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। जैसे फ्रांस और ब्रिटेन दोनों दे आर द यूनिटरी गवर्नमेंट
एंड फ्रांस के अंदर जो है वो रिटन है और ब्रिटेन के अंदर जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, नो डिवीजन ऑफ पावर, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। दिस इज द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बी सुप्रीम, जापान और मे नॉट बी सुप्रीम। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड और द फ्लेक्सिबल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैड ऑलरेडी सीन दैट वी हैव अ blend of both rigidity and the flexibility. Then independent judiciary, judiciary may be independent or may not be independent. Bicameral legislature, legislature may be bicameral or uncameral, unicameral. So these are the difference between federal government and the unitary government. Now see इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर हमने एज वी ऑलरेडी कवर दो रीजन थे, लार्ज साइज ऑफ द कंट्री और सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको अकोमोडेट करने के लिए हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया। इट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। core objective of Indian federalism are unity in diversity, devolution in authority and decentralization in administration. हमारा इतनी बड़ी कंट्री है, अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको अकोमोडेट करने के लिए हमने जो है फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया और फेडरलिज्म के थ्रू ही जो है स्टेट परस्यू द गोल ऑफ कॉमन वेलफेयर इन द मिडेस्ट ऑफ वाइड डाइवर्सिटी इन सोशो कल्चरल इकोनॉमिक स्फीयर। इस और हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है इट इज़ ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हम इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं और अभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्लस कम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी जो है हम इसको बोलते हैं। बहुत सारे इशू है, चैलेंजेस है इंडियन फेडरलिज्म के, लेकिन स्टिल सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर बोथ कोऑपरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस पॉलिसी रिलेटिंग टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक वन ग्रिड है, वन राशन कार्ड है, वन ये इस तरह करके गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो चलाई है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कोऑपरेशन के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे इश्यूज भी है, जो बहुत सारे चैलेंजेस भी है इंडियन फेडरलिज्म के साथ, वो हम आगे अभी देखते हैं। दीज आर द चैलेंजेस टू द इंडियन फेडरलिज्म, लाइक रीजनलिज्म है, जैसे हमने करा कि बूडो लैंड की डिमांड है, कार्बी एंगलोंग की डिमांड है, और रीजनलिज्म की वजह से जो है हमारी जो देयर इज ए थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। जैसे खालिस्तान मूवमेंट की बात है, तमिल इशू है इन श्रीलंका, वो सारे जो है दे आर थ्रेट टू द इंडियन यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। रीजनलिज्म की डिमांड जो है वो भी एक तरह से जो है इंडिया के लिए, इंडिया के जो फेडरलिज्म है उसका एक वन ऑफ द चैलेंजेस है। एब्सेंस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अभी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया, तो वहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की गवर्निंग काउंसिल जो है वो बनाई जाती है, थिंक टैंक है, और उसको स्टेट्स की भी जो है पार्टिसिपेशन जो है उसके अंदर प्लानिंग में इन्वॉल्व करी है समहाउ। जैसे फिर उसके बाद जीएसटी हमारा लेके आए तो उसके अंदर भी ये क्रिटिसिज्म होता है कि जो स्टेट की पावर है टू इम्पोज सेस एंड चार्जेस वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो गए हैं, और दिस इज एब्सेंस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। लेकिन जीएसटी के अंदर बहुत सारे जो डिसीजन है वो स्टेट और सेंटर दोनों को मिला के ही जो काउंसिल बनती है तो वो लिए जाते हैं। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, एज वी ऑलरेडी सीन कि इंडियन फेडरलिज्म के अंदर जो स्टेट है उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको जो है वो ज़्यादा सीट्स दी जाती है। यूपी के अंदर जैसे हमने देखा एक्सटर्नल फोर्स, एज वी ऑलरेडी सर्च, पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है, चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट इन इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड देन खालिस्तान मूवमेंट इन पंजाब जो है वो दे आर आल्सो थ्रेट टू द इंडियन फेडरलिज्म। लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट है, जैसे भी 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था, हिंदी भी इम्पोज करनी है स्कूलों के अंदर, तो साउथ इंडिया से जो है वो इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो रहता है। सो दीज आर द ऑफिस ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट रूल भी एक बहुत इशू जो है इंडियन फेडरलिज्म के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और उसकी वजह से जैसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिस्टोर कर दी थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट जो है अपनी बाय यूजिंग देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 143, वहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करके जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे रिस्टोर कर दी थी बाय डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर हटा दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट आती है। तो
तो इस तरह से जो इंडियन फेडरलिज्म है वहाँ बहुत सारे चैलेंज है। इसका बड़ा क्रिटिसिज्म रहता है कि जो है सारी कंसंट्रेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही है, स्टेट जो है दे आर मेयर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि इंडियन फेडरल जो है वहाँ पे पूरी कंसंट्रेशन जो है सेंटर के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वेरियस जजमेंट में बोला है कि दे आर स्टेट आर नॉट satellite of the center, they are not agent of the center, they are within their spheres allocated to them by constitution, they are supreme। और एक और important है कि जो फेडरलिज्म है इट इज ए बेसिक फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने किया था केशवानंदा भारती केस के अंदर, वहाँ पे जो है फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती किसी भी तरह से। सो SR बोमई केस जो है उसके अंदर ये बात बोली गई थी, SR बोमई केस के अंदर। और ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो यूनिटरी फीचर है दे आर द एक्सेप्शन और एक्सेप्शन आर नॉट द रूल। इसीलिए ऐसा नहीं है, हमारे नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरलिज्म है। और कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी पास जो है वो बढ़ जाती है टू मैनेज द कंडीशन। और फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी पावर कंसंट्रेटेड, कुछ इश्यूज है जैसे गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस भी जो है वो स्टेट्स के ऊपर भेजती है, तो वो उसका क्रिटिसिज्म होता है। तो लेकिन ऐसा वो सिक्योरिटी के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट अल्टीमेटली सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों को दे हैव टू वर्क इन यूनिसन टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। So there is one question which you can write: is India a truly federal polity? And which we can discuss. You can send me on the Telegram link or the Facebook link. So I hope you understood, and if there is any query you can on the Facebook or Telegram link which are mentioned below the video description. So please don't forget to subscribe the Study Gyan channel. See you tomorrow. Thanks.